नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, ये जानने में राहुल गांधी को इतनी दिलचस्पी क्यों है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इसके पीछे राहुल की रणनीति क्या है। राहुल के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं उसे ओबीसी वर्ग में कैटेगराइज बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने 1994 में किया। तो फिर राहुल गांधी किस आधार पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने राहुल को आज जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल खड़े किए तो सियासी हंगामा मच गया। राहुल के बयान पर बची महाभारत रुकी भी नहीं थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें आकर सियासी रोटियां सेकने लगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र में भी हंगामा हो गया। सबसे पहले आप सुनिए कि मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? राहुल के इन आरोपों को बीजेपी सांसद नरहरि अमीन ने हवा निकाल दी। नरहरि अमीन ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को अपने झूठ के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोप कैसे झूठे निकले वो भी समझिए। साल 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने थे। उनकी जाति 2001 से पहले ही ओबीसी में शामिल हो गई थी। ऐसा नहीं है कि मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। नरेंद्र मोदी की मोग घांची जाति को गुजरात में ओबीसी की लिस्ट में 1994 में शामिल किया गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। छबिलदास मेहता गुजरात के सीएम थे। 25 जुलाई 1994 को गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। मोग घांची जाति को ओबीसी में शामिल किया गया था। यानी ये नोटिफिकेशन ही राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खारिज करता है। अब सवाल है क्या कि राहुल गांधी ने ऐसे तथ्यहीन आरोप लगाकर क्या दिखाना चाहा है? क्या वो सिर्फ सियासत ही करना चाहते हैं? राहुल के बयान पर बीजेपी में भी भयंकर नाराजगी है। श्री राहुल गांधी जी को मोदी जी का फोबिया हो गया है। वो हर समय मोदी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं उनको सहन नहीं हो रही हैं। तो श्री राहुल गांधी जी का ये फ्रस्ट्रेशन है, जो इस प्रकार की बातें वह बोलते हैं। देश का इतना बड़ा जनादेश और उसका अपमान करने का काम, ये मोदी जी का अपमान नहीं है, देश के पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का अपमान करने का काम किया है। और ओबीसी अपने अपमान का ब्याज के साथ हिसाब चुकता कर देगा। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसको समाप्तवादी पार्टी बना करके और कांग्रेस मुक्त यूपी बना करके कर दे। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो कटुता और जो अहंकार व्यक्त किया, इससे मुझे राहुल गांधी जी की सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि रावण को उसके अहंकार ने ही हराया। सवाल है क्या कि सबसे बड़ा ओबीसी कौन? ओबीसी के लिए काम कौन कर रहा है? कौन इस वर्ग के बारे में सोच रहा है? बीजेपी दावा करती कि ओबीसी वर्ग का सबसे ज्यादा सम्मान उसी ने किया है। इसके पीछे वो तर्क भी देती है कि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है। उनके मंत्रिमंडल में 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। 85 सांसद ओबीसी समाज से आते हैं। 27% एमएलए भी ओबीसी हैं, जबकि बीजेपी के 40% एमएलसी ओबीसी हैं। बीजेपी ये भी बताती कि उसकी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ किस जाति को कितना मिला है। योजनाओं का भी सर्वाधिक लाभ पिछड़े वर्ग को ही मिला है। पिछड़ा 44%, दलित 19%, आदिवासी 3%, सवर्ण 26% और अल्पसंख्यक 8%। बीते चुनाव के नतीजे भी बताते कि देश में पिछड़े वर्ग का भरोसा लगातार नरेंद्र मोदी पर बढ़ा है। साल 2009 में
22% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी पर भरोसा किया था। वहीं 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 37% हो गया, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा और बढ़कर 44% पर पहुंच गया। यानी ओबीसी समाज का बड़ा वर्ग बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ है और राहुल गांधी इसी वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश करने के लिए बार बार जाति की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी, दोनों ही ईडी का घंटों सामना कर चुके हैं। बिहार पे तेजस्वी की कुर्सी छिन गई, पूरा परिवार किसी न किसी मामले में आरोपी है। लेकिन तमाम संकटों के बीच लालू परिवार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा और हेमा को राउस एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। ये लालू परिवार के लिए राहत भरी खबर है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को यह राहत मिली है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव को यह राहत मिली है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में इन सभी को अंतरिम जमानत दी है। हितानंद चौधरी को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इन सभी पर बिहार में जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप है। देखिए, सीधी सी बात है कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये खबर बन रही है तो जाहिर तौर पर कोई बनाने की कोशिश कर रहा। पूरा का पूरा मामला सफेद झूठ है और इसकी परतें खुलेंगी, खुल भी रही हैं। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होगा और ये सब लोग सिर्फ इंटरिम बेल नहीं, फाइनली निकल आएंगे फ्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग का हिस्सा था। कोर्ट ने मुझे आज अंतरिम जमानत दे दिया है और ईडी ने अपोज किया, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात को नहीं माना और पुनः 27 तारीख को हम लोग को बुलाया। 1 लाख रुपए की मुचलके पर हम लोगों को जमानत दी गई। सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। केस तो अब इस केस को तो पॉलिटिकल टॉर्चरिंग का मामला है, केस में कोई दम थोड़े ही है। अब आपको बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कीम है क्या। दरअसल लालू के रेल मंत्री रहते हुए साल 2004 से लेकर 2009 के बीच में यह स्कैम हुआ। नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। प्रॉपर्टी लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर हुई। मुंबई, कोलकाता और जबलपुर जोन में नौकरियां दी गई। जयपुर और हाजीपुर जोन में भी जमीन के बदले नौकरियां दी गई। लालू के रेल मंत्री रहते हुए ये नौकरियां जमीन के बदले दी गई थी। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली गई। ये सारी जमीन लालू परिवार ने बिहार में हासिल की। उस वक्त इन सभी जमीनों का बाजार भाव 4 करोड़ 39 लाख रुपए था। इसी मामले में लालू परिवार के इन सदस्यों को राहत मिली है। अब आपको बताते हैं कि लालू परिवार के लोग किन किन मामलों में आरोपी हैं। लैंड फॉर जॉब स्कीम में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव के साथ ही हेमा यादव भी आरोपी हैं। वहीं IRCTC घोटाला में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ साथ मीसा भारती और तेजस्वी यादव आरोपी हैं, जबकि चारा घोटाला लालू प्रसाद के नाम है। बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार NDA में जा चुके हैं और एक बार फिर से बिहार के CM बन गए हैं। उधर लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन इस अंतरिम जमानत को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक बार फिर से रामलला के दर्शन किए। इससे पहले अमिताभ बच्चन प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी अयोध्या पहुंचे थे। आपको बता दें, अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक जमीन भी खरीदी है। राम मंदिर में हर रोज लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ में मौजूद अमिताभ बच्चन के फैंस उनकी एक झलक के लिए बेताब नजर आए। राम मंदिर से निकलते हुए आपको मेगा स्टार अमिताभ बच्चन यहाँ नजर आएंगे। राम मंदिर दरअसल दर्शन करने पहुंचे थे और आपको अगर याद हो तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी हिस्सा अमिताभ बच्चन बने थे। वहीं शिवसेना UBT नेता अभिषेक घोसालकर के अंतिम दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे भी पहुंचे। पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की 8 फरवरी को फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर के हत्या कर दी गई। अभिषेक पर हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी 4 गोलियां मारी, इससे उसकी भी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। इस हत्याकांड में ये खुलासा हुआ कि आरोपी मेरिस ने बॉडीगार्ड की पिस्टल से पहले फायरिंग की।
पुलिस ने मेरिस के 2 सहयोगियों को भी हिरासत में फिलहाल लिया है। इसी बीच उत्तराखंड से भी बड़ी खबर मिल रही है। हल्द्वानी मामले में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों की पहचान फिलहाल की जा रही है। डीजीपी की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर के दिया गया है। उत्तराखंड से ये जानकारी। हल्द्वानी मामले में अब तक 5 लोगों की मौत, हिंसा में 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपद्रवियों की पहचान फिलहाल की जा रही है। हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी स्टेटमेंट सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने गई थी दरअसल टीम। सीएम धामी ने कहा, सुनियोजित तरीके से पुलिस पर हमला हुआ है, महिला पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया। सीएम धामी की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट है। देवभूमि में ऐसी हिंसा कभी नहीं हुई। देवभूमि की फिजा को खराब करने की कोशिश हो रही है। सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई होगी, यह आश्वासन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया। इस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है।